हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरी स्वागत करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इग्नू स्टडी एंड हेल्प सेंटर में। आप सभी को पता है कि असाइनमेंट्स की कितनी इम्पोर्टेंट रोल होता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपके पास ये है इग्नू स्टडी एंड हेल्प सेंटर, यहाँ पे मैं बीएससी फिज़िक्स एंड मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे असाइनमेंट्स जो अभी आपको सबमिट करने हैं, अभी आपकी डेट एक्सटेंड हुई है 15 मई तक की। तो जितने भी आपके पास फिज़िक्स एंड मैथ्स के असाइनमेंट हैं, मैं कोशिश करूँगा कि 15 मई से पहले मैं सारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँ, वो भी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अभी ये जो असाइनमेंट है आपके पास है MT11 का असाइनमेंट। ठीक है, MT11 का असाइनमेंट है जो कि आपके पास है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स का आपके पास BSc का सब्जेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है कि ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है और 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो पहला आपके पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझना होगा क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आपके पास होता है जहाँ पे कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक, पर अगर आप 0 और अगर 1 को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो जैसे आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास फॉल्स हो गया। ठीक, फॉल्स हो गया। और रीज़न आप क्या देंगे, रीज़न आप ये देंगे यहाँ पे लिख के कि फॉर एनी इवेंट, कोई भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है या फिर उनके बराबर होती है। ठीक है, जब कभी बीच में होगी तब तो ठीक है, तब तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आपके पास। लेकिन जब 0 या 1 होगी तब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। और 0 और 1 आपके पास दोनों ही प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और ना 0 और ना 1 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है, आपके पास क्वेश्चन है विद यूजुअल नोटेशन शो डैट, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कि कोवेरियंस ऑफ AX प्लस BY कॉमा CX प्लस DY इज इक्वल्स टू AC टाइम्स वेरियंस ऑफ X प्लस BD टाइम्स वेरियंस ऑफ Y प्लस AD प्लस BC टाइम्स कोवेरियंस ऑफ X एंड Y। ठीक है, तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आपने अभी तक अगर ढंग से नहीं पढ़ी है तो थोड़ा समझ में आना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं पूरा बेसिक से समझाऊँ। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, ये चीज़ हमें शो करनी है। ठीक, तो ये हमें शो करना है कोवेरियंस और वेरियंस आपके पास क्या चीज़ें होती है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरियंस आपके पास होता है कि स्प्रेड कितना है। ठीक है, कोई अगर आपके पास डाटा दिया हुआ है तो वो डाटा फैला हुआ कितना है। ठीक है, और कोवेरियंस आपके पास होता है कि अगर 2 रैंडम वेरिएबल अगर आपके पास दिए हुए हैं तो जो दोनों रैंडम वेरिएबल हैं उनमें स्प्रेड किस तरीके से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके पास कोवेरियंस होता है। तो कोवेरियंस का ये जो आपके पास आइडेंटिटी, ये जो रिजल्ट है, ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें हैं आपके पास है कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए, जैसे कोवेरियंस ऑफ X एंड Y। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ X एंड Y इस तरीके से अगर आपका कभी कोवेरियंस हमेशा 2 रैंडम वेरिएबल का होता है। ठीक है, X एंड Y, तो कोवेरियंस ऑफ X एंड Y आपके पास होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X एंड Y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। अगला रिजल्ट जो आपके काम का है यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करने के लिए वेरिएंस ऑफ X। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ X आपके पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X का होल स्क्वायर। ठीक, या फिर अगर आप इसी को लिखना चाहें तो इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को आप X इंटू X और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X का होल स्क्वायर को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर आप देखें XY था, यहाँ पे XX है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y, यहाँ पे दोनों XX है। तो अगर ये कोवेरियंस ऑफ X एंड Y है और अगर आपके पास ये चीज़ वेरियंस ऑफ X है, जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ X, X। ठीक है, अगला जो रिजल्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है कि कोवेरियंस ऑफ X, Y इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ Y, X होता है। ठीक है, फिर आपके पास है अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट अगर अंदर है तो वो आपके पास बाहर आ जाता है। ठीक है,
फिर आपके पास है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा बी वाई, ये भी सेम है आपके पास। अगर एक्स के साथ में है तो भी बाहर आ जाएगा, वाई के साथ में वो भी बाहर आ जाएगा, और दोनों के साथ में तो दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे, यानी ए बी करके हो जाएगा वो, ठीक है, एक साथ। अगला जो आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपके पास है कि कोवेरियंस ऑफ, अगर आपके पास 3 रैंडम वेरिएबल्स का है, एक्स प्लस, मतलब 3 रैंडम वेरिएबल्स, मतलब है तो 2 रैंडम वेरिएबल्स, बट पहला जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है वो किन्हीं 2 अलग रैंडम वेरिएबल्स का सम है, ठीक है। तो तब आपके पास क्या रिजल्ट निकलता है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस जेड कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, आपके पास ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता रखा है, ठीक है। सिंपल स्टेप्स है आपके पास किस तरीके से सॉल्व करना है। इस पूरे को अगर हम एक नया रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है, तो हम इसे, जो हमारे पास ये पहला, यहाँ पे हमारे पास पहला रिजल्ट था, इसी की तरीके से हम यहाँ पे खोल सकते हैं इसे, कि इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जैसे यहाँ पे x इंटू वाई था तो वैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ये जो पहला वाला है, एक्स प्लस जेड इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस जेड वाई, माइनस यहाँ भी अगर हम अंदर, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, ठीक है, पर यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सपेक्टेशन आपके पास क्या होती है कि अगर आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन इस तरीके से है तो आप अलग अलग उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड होल इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। फिर आपके पास है, फिर सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ भी यूज़ करेंगे, यहाँ भी आप दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू को अलग अलग लिख देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे आप इन्हें अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इजेड इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, हम इन 4 टर्म्स को 2 अलग अलग टर्म्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। सिमिलरली बीच में प्लस का साइन है, ठीक। सिमिलरली इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इस पहले टर्म को, अगर आप पहले जो हमारे पास पहला ब्रैकेट है इसे अगर आप देखें तो आप यहाँ से अगर कंपेयर कर पाएँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये असल में आपके पास कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है, और जो दूसरी टर्म है वो आपके पास असल में कोवेरियंस ऑफ जेड कॉमा वाई है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस जेड कॉमा वाई है तो आप इसे लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोवेरियंस ऑफ जेड कॉमा वाई, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपके पास सेम ऐसी है, अगर आपके पास यहाँ पे सम ना हो कि पीछे सम हो इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक्स और यहाँ पे जेड प्लस वाई है, ठीक है। तो आप सिमिलरली जैसे आपने ये प्रूव किया है सिमिलरली आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें चाहिए थे ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई थी कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा सी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो पीछे वाली टर्म है ये पीछे वाली हमने एक मान ली, ठीक है। तो एक मान ली तो जो हमारे पास पीछे रिजल्ट था अभी आपने देखा था कौन सा वाला रिजल्ट, हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सा, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ये वाला रिजल्ट आपके पास कितना आता है, ये वाला रिजल्ट से आपके पास आता है एक्स का एक बार वाई के साथ में लिखते हैं कोवेरियंस और एक बार जेड का वाई के साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स का हम एक बार इस पूरे के साथ में लिखेंगे इस तरीके से, इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ ए एक्स का एक बार इस पूरे के साथ में और प्लस फिर बी वाई का इस पूरे के साथ में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोवेरियंस आपके पास ये है तो अब हम जो पीछे दूसरी वाली थी यानी कि इसका इसके साथ में और फिर इसका इसके साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ जो है कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा सी एक्स पहले इसका और फिर कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा डी वाई इसका। सेम हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे कोवेरियंस ऑफ बी वाई कॉमा डी वाई या फिर पहले सी वाई सी एक्स है सॉरी प्लस कोवेरियंस ऑफ बी वाई कॉमा डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम सीधे बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर हम यहाँ से बाहर लेंगे तो दोनों में है तो दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो AC टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स है यहाँ पे प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो AD बाहर आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है। फिर यहाँ पे अगला आपके पास BC में आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और वाई कॉमा एक्स आ जाएगा और प्लस BD और यहाँ पे आपके पास कोवेरियंस ऑफ
वाई कॉमा वाई आ जाएगा, ठीक है। और पीछे हम बता चुका हूँ मैं आपको कि एक्स कॉमा एक्स आपके पास जो कोवेरियंस होता है वो असल में वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। सिमिलरली कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा वाई असल में वो वेरिएंस ऑफ वाई होता है, ठीक। और कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई और कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा एक्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं और ए डी, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा रिजल्ट ए सी, और कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स को हम वेरिएंस ऑफ वाई प्लस यहाँ से हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो बी सी प्लस ए डी प्लस बी सी बच जाएगा, ठीक है। और ये कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आपके पास ये हो जाएगा बी डी और ये कोवेरियंस का वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो यही हमें शायद प्रूव करना था, ये आपके पास है, हाँ ये हमें प्रूव करना था कि ए सी टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी डी टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ए डी प्लस बी सी टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला आपके पास जो तीसरा है वो आपके पास है इन द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ये आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट आपके पास एक टेस्ट होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 0 देन द फिट इज अ बैड फिट, ठीक है। तो आंसर आपके पास फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि काई स्क्वायर जब आपके पास 0 होता है तो वो एक परफेक्ट फिट को क्रॉसपोंडेंस करता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी काई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्रॉसपोंडेंस टू अ परफेक्ट फिट, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीसरे का। चौथा आपके पास है कि फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मोड और मीडियन तीनों आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक, क्योंकि ऐसा सिर्फ किसी एक स्पेशल केस में होता है, ठीक है। और स्पेशल केस आपके पास क्या होता है? स्पेशल केस आपके पास वही होता है कि द मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल टू एनपी ओनली इफ एनपी इज एन इंटीजर, ठीक है। तो एनपी आपके पास इसका मीन होता है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास n इंटू पी होता है, जहाँ पे कि आपके पास n आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल होता है और p आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, ठीक है। तो n इंटू पी आपके पास मीन होता है और वो मीडियन एंड मोड के इक्वल होता है सिर्फ और सिर्फ तब जबकि n इंटू पी आपके पास एक इंटीजर हो, ठीक है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है लास्ट जो हमारे पास है मीन लाइज बिटवीन मीडियन एंड मोड, ठीक। तो ये समझने के लिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। कभी भी हमारे पास जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जैसे मान के चलो कोई भी हमारे पास ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ठीक है। जो उसका टॉप पॉइंट होता है वो हमारे पास मोड का होता है, ठीक है। उसके बाद इधर कहीं बीच में आपके पास फिर मीडियन आता है, ठीक, यहाँ कहीं आपके पास मीडियन आता है, ठीक है। उसका डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास ये जो कर्व है वो किधर को स्क्यूड है, मतलब आपके पास दो टाइप के कर्व हो सकते हैं आपके पास, या तो ये इस तरीके का हो सकता है कर्व, या फिर आपके पास कर्व हो सकता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। तो जो ये वाला केस है इसके केस में आपके पास मीन इधर होगा, मोड इधर होगा और मीडियन यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और इस वाले कर्व के केस में आपके पास हमेशा पीक पॉइंट जो आपके पास टॉप पॉइंट होता है वो आपके पास मोड होगा, ठीक है, ये मोड होगा। और जिधर को कर्व स्क्यूड होगा उधर को आपके पास मीन होगा लास्ट में, ठीक है, और बीच में मीडियन होगा, ठीक है। तो मीन अगर आप देखें यहाँ पे तो मीन आपके पास लास्ट में पड़ रहा है, चाहे इधर साइड को लास्ट में पड़े चाहे इधर साइड को लास्ट में पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है कि मीन लाइज बिटवीन मीडियन एंड मोड, तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जैसे मैंने अभी आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास डिपेंड करता है कि किधर को स्क्यूड है, ठीक। तो जिधर को स्क्यूड होगा मीन भी उसी साइड को होगा और फिर उससे पहले मीडियन होगा और जो टॉप पॉइंट होगा वो मोड का होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये लेफ्ट स्क्यूड है तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट स्क्यूड जो मैंने अभी आपको बताया था जैसे आपके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला कर्व आपके पास लेफ्ट स्क्यूड है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये मीन सबसे छोटा है, यहाँ पे छोटा मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे मीन सबसे छोटा है, फिर मीडियन बड़ा है, फिर मोड बड़ा है, ठीक है। और अगर राइट स्क्यूड है इधर को है तो मीन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। राइट स्क्यूड है तो मीन सबसे बड़ा होगा, ये आपके पास अगर राइट स्क्यूड है तो आपके पास मीन सबसे बड़ा, फिर मीडियन और फिर मोड, ठीक है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा।